तो फिल्म की शुरुआत होती है यूथ नाम के एक प्लेनेट से, जहाँ पर रहने वाला हर एलियन यूथ ही कहलाता है और इनमें सिर्फ एक ही एबिलिटी देखी जाती है कि कौन कितना ताकतवर है और कितना अच्छा लड़ सकता है। जिस यूथ के अंदर लड़ने की स्किल्स और पावर ज्यादा होती है उसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, जबकि कमजोर यूथ को तो यहाँ रहना भी अलाउ नहीं। जैसे ही पता चलता है कि कोई यूथ कमजोर है उसे फौरन ही मार दिया जाता है। और हम ऐसे ही एक यूथ डेक से भी मिलते हैं, जो जैसे ही अपने पहाड़ों के बने घर के अंदर आता है उससे उसका भाई अपनी तलवार से लड़ने लग जाता है, क्योंकि वो डेक से बहुत ज्यादा प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई भी डेक को मार दे। इसलिए वो डेक को ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए लड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। काफी देर तक इन दोनों के दरमियान में फाइट होती रहती है, पर डेक एक भी सेट नहीं जीत पाता। उसका भाई उसे ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहता है तो डेक कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं अच्छा खासा ताकतवर हूँ, पर दादा और आप लोगों को नजर नहीं आता और मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ताकतवर चीज है मैं जरूर उसका शिकार करके लाऊंगा और अपने दादा का नाम पूरे प्लेनेट पर रोशन करूंगा। उसका भाई बताता है कि पूरे यूनिवर्स में काली सिर्फ नाम का ही एक मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसे मारना और पकड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या तुम उसे ले आओगे? फौरन ही यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि उसका भाई उससे कहता भी है कि यह काम हमारे दादा भी नहीं कर पाए थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डेक के डैड भी आ जाते हैं, जिनका गुस्सा डेक को देखते ही 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि फौरन इसे मार दो, यह मेरे नाम के साथ सिर्फ एक धब्बा है। डेक समझने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है, एक दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शिकार कर लूंगा और आपका नाम रोशन कर दूंगा। डैड तंजिया नजरों से उसे देखते हैं और कहते हैं तुम। उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसी बातों से और वो अपने लेजर वाली रस्सियों से डेक को बांध देते हैं और दोबारा डेक के भाई से कहते हैं कि डेक को मार दो। डेक के भाई के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। अपनी डैड की बात मानते हुए वो अपनी लेजर वाली तलवार उठाता है, पर डेक को मारने की बजाय वो डेक की रस्सियां तोड़ देता है। डेक को बिना सेकंड गवाए उसका भाई अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और डेक के डैड भाई पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसका एक हाथ ही काट देते हैं। दूसरे हाथ से डेक के भाई ने दोबारा डेक की मदद करने की कोशिश की थी। स्पेसशिप का जो रिमोट उनके हाथ में था उसने अपने रिमोट से डेक की स्पेसशिप को जीना प्लेनेट के लिए लॉन्च कर दिया था, जहाँ डेक को कल से एक मॉन्स्टर मिलना था, यानी कहीं ना कहीं उसे भी अपने भाई पर यकीन था। डेक जानता था कि अब उसके भाई के साथ बहुत बुरा करेंगे, लेकिन इतना बुरा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेक के डैड गुस्से में उसके भाई को मार देते हैं और डेक टूट जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेक जीना प्लेनेट पर पहुंच गया था। प्लेनेट के अंदर आते ही प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी स्पेसशिप के सारे शीशे टूट जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए डेक एक कैप्सूल में बैठ जाता है और उसकी क्रैश लैंडिंग होती है जीना के जंगलों में। अब डेक क्योंकि जो बचा था उसे लगता था कि इसीलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनके पास हमेशा से लड़ने के लिए तरह तरह के हथियार भी होते थे, जिसको डेक ने अपने पूरे कपड़ों में छुपाया हुआ था, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीना प्लेनेट उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और यहाँ के पौधे भी मॉन्स्टर हैं। जंगल में निकलते ही पौधे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके सूट में से सभी वेपन्स निकाल लेते हैं, जिसके बाद इन पौधों की बड़ी बड़ी सी बेलें डेक के ऊपर हमला कर देती हैं। डेक अपने हाथ की लेजर वाली तलवार से इन बेलों को बहुत मुश्किल से काटता है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में बहुत से पौधे उसके ऊपर हमला करते हैं, कोई उसका बचाव करता है तो कोई उसे पूरा पकाने की कोशिश करता है, पर सारी ही बेलों को काटने के बाद डेक फाइनली इस जंगल से बाहर निकल ही आता है। इस टाइम तक डेक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। पहले उसने बैठकर अपनी मरहम पट्टी की और फिर उसने आगे बढ़ाने का फैसला किया। अभी तो उसे ये भी नहीं पता था कि कल से को पकड़ने के लिए उसे जाना किस तरफ है। आगे बढ़ने पर उसका सामना बहुत सारे ऐसे फूलों से भी होता है जो उसके करीब जाते ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपना मुंह भी खोल लेते हैं। वो समझ गया था कि इस प्लेनेट पर हर कदम सोच समझ के रखना होगा। तभी उसे कुछ कदम दूरी पर दरख्तों में लटकी हुई एक लड़की नजर आती है, जिसका नाम टिया था। टिया को अपने पास बुलाती है और कहती है, यहाँ के तो नहीं लगते तुम, यहाँ पर क्या करने आए हो? डेक उसे बता देता है कि मैं यूथ प्लेनेट से आया हूँ और एक योद्धा हूँ और यहाँ पर काली मॉन्स्टर का शिकार करने आया हूँ, ताकि अपने योद्धा प्लेनेट पर ये साबित कर पाऊँ कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। टिया कहती है, मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस बात को नहीं जानते कि ये प्लेनेट कितना ज्यादा खतरनाक है और इस टाइम जिस
जिस जंगल के अंदर तुम खड़े हो वो इस प्लेनेट की खतरनाक तरीन जगह है। मुझे नहीं लगता कि तुम आगे बढ़ पाओगे या सरवाइव कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर डेक कहता है, नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। वो कहती है, सोच लो, कल से तक पहुँचने का रास्ता भी जानती हूँ मैं। ये सुनने के बाद डेक मान जाता है और उस लड़की को वहाँ से उठा लेता है, और तब पता चलता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक सिंथेटिक थी, यानी इंसान और मशीन का एक कॉम्बो थी। उसे अपने पीछे लटका लेता है और अपना सफर शुरू कर देता है। अभी टिया अपनी स्टोरी बता ही रही थी कि वो पिछले 2 साल से ही यहाँ पर रुकी हुई है कि तभी अचानक से एक उड़ता हुआ ड्रैगन आकर डेक के ऊपर हमला कर देता है और उसके हमले से डेक बेहोश हो जाता है। टिया अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को मार कर यहाँ से भागती है और फिर डेक को होश में लेकर आती है और कहती है, अब मानते हो ना कि तुम मेरे बगैर आगे नहीं चल सकते। डेक ने थिया को अब अपने पीछे लटका लिया था। चलते हुए अब इन्हें एक नदी को पार करना था जिसके अंदर खूंखार मछलियाँ थी। वो इन्हें खा जाती, लेकिन थिया को इन सारी मछलियों को मेंटली कंट्रोल करना आता था और इसी की वजह से यह लोग इस नदी को भी सेफली पार कर लेते हैं। नदी को पार करके यह लोग थोड़े से जंगल में पहुँचे थे। अपनी आसानी के लिए यहाँ से उतार कर उन बेलों के जरिए टिया को अपने साथ बांध देता है और फिर लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग रात को आराम करने को सोचते हैं। टिया अपने बारे में बताती है कि उन्हें प्लेनेट अर्थ से इंसानों ने यहाँ पर भेजा है इस प्लेनेट की रिसर्च करने के लिए। इनको भी मिशन मिला है कल से नाम के मॉन्स्टर का शिकार करने का। वो बताती है कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनका यहाँ पर सरवाइव करना मुमकिन नहीं था, तो इंसानों ने हम जैसे सिंथेटिक बनाए, यानी इंसानों और मशीन के जरिए हम जैसे क्रिएचर को बनाया। मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पर आई थी, पर यहाँ आते ही हमारी स्पेसशिप के ऊपर काले मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरी टांगे टूट गयी और हम दोनों बहनें दूर हो गयी, जिसके बाद से 2 साल हो गए हैं मैं वहीं पर अटकी हुई हूँ। सीन कट होकर अब हमें टिया की बहन टीशा को भी दिखाया जाता है, जो इस टाइम अपनी स्पेसशिप के अंदर थी। उसने काफी हद तक अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर लिया था और स्पेसशिप के ही एक चैम्बर में इस टाइम वो बैठी हुई थी, जहाँ बहुत सारे रोबोटिक हैंड्स अब टीशा को रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टीशा भी फौरन से टिया को ढूंढना चाहती थी, वो उसके लिए काफी परेशान थी। खैर यहाँ पर सुबह भी हो जाती है और दोबारा हम डेक और टिया को देखते हैं, जो अब काल के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें खेतों से होकर गुजरना था जहाँ के पौधे बहुत ज्यादा नोकीले थे और इन्हीं खेतों के अंदर बहुत बड़े बड़े से मॉन्स्टर भी थे। टिया डेक को बताती है कि मॉन्स्टर से बचाना होगा क्योंकि ये काले सिक्के गॉड्स हैं और वक्त पड़ने पर काले इन्हें अपना शिकार भी बना लेता है। अब ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्रिएचर आ गया। बंदर की तरह उछल-कूद करते हुए वो डेक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ये जगह पार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर डेक को अब और किसी की मदद नहीं चाहिए थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि एकदम से वो बड़ा सा गार्ड इनके ऊपर हमला करने के लिए आ गया। इससे पहले कि वो इन तीनों को निगलता वक्त रहते ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उस मॉन्स्टर के दरमियान से 2 टुकड़े कर देता है। इससे पहले कि यह लोग भागते, यहाँ से एक दूसरा बड़े बड़े टेंट वाला मॉन्स्टर इन दोनों को ही अपने टेंट में पकड़कर उठा लेता है। इससे पहले कि यह क्रिएचर उन्हें खा जाता, पहले वाला वो बेबी क्रिएचर उस क्रिएचर के टेंट को काटते हुए इन दोनों की जान उससे छुड़वा लेता है और गुस्से में यह क्रिएचर अब उस बेबी क्रिएचर को ही पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वह उसे खा जाता, डेक दोबारा बहादुरी दिखाता है और एक बड़ी सी जंप करते हुए एक दरख्त को तोड़ देता है जिस पर उस क्रिएचर ने अपना टेंट फंसाया हुआ था। दरख्त उस क्रिएचर के ऊपर गिरता है और दूसरी तरफ से डेक भी जंप करते हुए आता है और इसकी आंख में हमला करते हुए उसे मार डालता है और ऐसे फाइनली तीनों की जान बच जाती है और अब यहाँ से ये तीनों एक साथ चलने का फैसला भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें टीशा को दिखाया जाता है, जो अब अपनी बहन थिया को ढूंढने के लिए जंगलों में निकली थी और वहाँ पहुँच गई थी जहाँ पर डेक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। स्पेसशिप से वह स्पेसशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चला लेती है कि यह स्पेसशिप यूथ प्लेनेट से आई है और यहाँ पर एक योद्धा भी है। कड़ी से कड़ी मिलाने पर उसे भी समझ आ जाता है कि उसकी बहन भी उस योद्धा के साथ ही है। दूसरी तरफ हम दोबारा इन दोनों को देखते हैं जो रात गुजारने के लिए अब जा चुके थे और उस बेबी क्रिएचर को तो कुछ खाना था, इसलिए वो दोनों अपने अपने लिए शिकार कर लेते हैं। पर थिया बताती है कि मैं एक सिंथेटिक हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती। इसके बाद थिया डेक से डेक के बारे में पूछती है तो डेक बताता है कि मेरे दादा मुझे मारने वाले थे और मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, जिसमें
में मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे स्पेसशिप में बिठाकर जीना प्लेनेट के लिए लॉन्च तो कर दिया, लेकिन पीछे से मैंने देखा कि मेरी डैड ने मेरे भाई को ही मार दिया था और अब मैं हर हाल में अपने भाई का बदला लेने के लिए उस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता हूँ और अपने डैड को यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे भाई गलत नहीं थे। दोबारा हम टीशा को देखते हैं जो अभी भी डेक की स्पेसशिप के अंदर थी। वो यहाँ पे डेक के वेपन्स देखती है और उसे सबसे अच्छा वेपन वो लगता है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता था। उस वेपन के साथ साथ वो सभी वेपन्स को अपने साथ ले जाती है। सुबह भी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने दोबारा अपना सफर शुरू कर लिया था। चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचे थे जहाँ पर सब कुछ तबाह हुआ था। यह बताती है कि यह हमारी बेस हुआ करती थी जिसे कल से और उसके लोगों ने तबाह कर दिया। इसी बेस में टिया को अपनी टांगे भी मिल जाती हैं और वो अपनी टांगों को उठाकर लैब के अंदर चली जाती है उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ पर वो डेक से माफी मांगती है और कहती है, मैं बस अपनी टांगों तक पहुँचना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे तो खुद कल से का नहीं पता और ना ही मैं तुम्हारी उस तक पहुँचने में मदद कर सकती हूँ। यह सुनकर डेक गुस्से से पागल हो जाता है कि कैसे थिया उसे धोखा दे सकती थी। उसके जवाब में थिया उल्टा उसे कहती है, कल से वैसे भी बहुत खतरनाक है और तुम्हारे सारे हुनर मैं देख चुकी हूँ। तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। मेरी बात मानो तो अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। उसकी बातें सुनकर डेक उससे कहता है, देख लेना, तुम्हारे धोखे का अंजाम मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। ये कहकर वो बाहर गया ही था कि उसके सामने बहुत बड़ी सी चिड़िया आ गई। असल में यही वो क्रिएचर कल से थी जिसके पीछे वो यहाँ आए थे। उसका मुंह इतना भयानक था कि जैसे ही उसने मुंह खोला तो डेक की आधी बॉडी के बराबर था। वो डेक के ऊपर हमला करता। इससे पहले ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके नीचे से गुजरते हुए उसे चीर देता है। पर इस सब का कोई असर, कोई फायदा नहीं था। काल के अंदर अपने आप को हील करने की पावर थी। डेक ने जितने भी हमले किए थे, एक सेकंड से पहले उन सारे हमलों से काल से अपने आप को हील कर चुका था। डेक उसे मारकर उसकी दुम को उसके जिस्म से अलग भी कर देता है और फिर जल्दी से आकर उसकी गर्दन पर भी हमला करता है। वो उसके सर को उसके जिस्म से अलग कर देता है, लेकिन काल से एक ही वक्त में अपने दुम और अपने सर को भी दोबारा अपनी बॉडी से जोड़ लेता है। वो इमॉर्टल था, मरना तो उसे था ही नहीं। आखिर में जब डेक एक चेन के जरिए काल से को पकड़ने की कोशिश करता है तो काल से उल्टा उस पर ही हावी हो जाता है। वो उसे मार सकता था, लेकिन बहुत ही अजीब काम हुआ। उसने डेक को सूंघा और छोड़ दिया। डेक भी हैरान था कि आखिर काल ने उसे छोड़ कैसे दिया। सभी हैरान थे कि कैसे काल से डेक की जान बख्श सकता है। हालांकि वो इस टाइम उसी के चुंगल में था। वो जानते थे कि अब काल से उनके ऊपर हमला करने के लिए आएगा, इसीलिए वो डेक के स्पेसशिप से लाए हुए हथियार के जरिए उन लोगों को बर्फ में बदल देते हैं और ऐसे वो फ्रीज करके इन दोनों को पकड़ लेते हैं। लैब में लाने के बाद वो काल से के साथ साथ डेक के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं ताकि वो इनके बारे में और जान पाएं। और इस सब की वजह से वो अपनी ही बहन थिया को साइड पर कर देते हैं और थिया अपनी बॉडी को जोड़ नहीं पाती। इसी वजह से थिया अब टीशा से भी नाराज थी और डेक तो पहले से ही थिया से नाराज था। वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर खुश थी तो सिर्फ टीशा, जो कहती है, मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी जब वो जानेगी कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। वो मॉम उस साइंटिस्ट को कह रही थी जिसने टीशा और थिया को बनाया था। इस टाइम थिया और टीशा कहते हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ कल से को पकड़ना था। डेक को हमने क्यों पकड़ा है, उसे छोड़ देते हैं। उसने मेरी जान भी बचाई है और वही मुझे यहाँ तक लेकर भी आया है। इस टाइम टीशा थिया की एक नहीं सुन रही थी और पूरी तरह से अपने काम में ही मसरूफ थी। डेक के ब्लड सैंपल लेने के बाद टीशा उन्हें टेस्ट करने के लिए चली जाती है और यहाँ इन पर नजर रखने के लिए टीशा का रोबोट आ जाता है जिसे थिया अपनी बातों में लगा लेती है और उसके जरिए डेक को आजाद करवा देती है। पता चलता है कि टीशा ने स्पेसशिप को लॉन्च भी कर दिया था अर्थ पर जाने के लिए और साथ ही उसने अर्थ पर इन्फॉर्म भी कर दिया था कि वो 2 एलियंस को लेकर आ रही है। क्योंकि अब डेक छूट चुका था, वो इसी स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर उस पर से जंप कर देता है। फौरन अपने स्पेसशिप में आता है अपने वेपन्स लेने के लिए, स्पेसशिप को दोबारा तैयार करने के लिए, ताकि वह टीशा का पीछा करके कल से को हासिल कर सके। पर इतने में ही टीशा को पता चल जाता है कि डेक भाग चुका है, इसीलिए वह दोबारा उसे पकड़ने के लिए वापस आने का फैसला करती है और इस बार वो अपने रोबोट्स की फौज से कहती है कि अब की बार अगर ऐसी कोई हरकत करे तो उसे मार देना। उसे मरे हुए को भी अर्थ पर ले जाकर हमें इनाम ही मिलेगा। थिया, जो टीशा के इस प्लान में बिल्कुल भी
भी साथ नहीं थी, बल्कि वो डेक की जान बचाना चाहती थी। वो यहाँ पर बाकी सिंथेटिक्स और रोबोट्स को रोकने का काम करने लग जाती है। उसकी टांगे फिलहाल जो उसकी बॉडी से अलग थी, लेकिन इस टाइम उसके माइंड के साथ ही जुड़ी हुई थी। वो भी थिया के लिए काम करती है और उनके अपने ही काफी सारे सिंथेटिक्स और रोबोट को मार देती है, जबकि थिया खुद भी बहुत सारे रोबोट से लड़ रही थी। फाइनली अब बाहर आकर टिया अपने आप को अपनी टांगों से जोड़ लेती है और अपनी बॉडी को कंप्लीट भी कर लेती है, जिसके बाद वो अब अपनी बहन से भी लड़ने के लिए तैयार थी। पर टीशा से लड़ना अब आसान नहीं रहा था, क्योंकि टीशा एक बहुत बड़े रोबोट के अंदर आ गई थी। ये रोबोट बहुत ताकतवर था और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। टीशा इसके अंदर बैठकर इस रोबोट को कंट्रोल कर रही थी। इधर दिखाया जाता है कि डेक को दोबारा वो बेबी क्रिएचर मिला था, जो डेक को बताता है कि वो भी कल से ही है और बड़े मॉन्स्टर का बेटा है और वो भी अपनी मॉम को ही ढूंढना चाहता है। डेक उसे अपने साथ मिलाकर टीशा की स्पेसशिप के पास ले जाता है और स्पेसशिप के अंदर जाने से पहले वो जंगल से कुछ खतरनाक पौधे लेकर अपने लिए हथियार बनाता है और इन्हीं हथियारों से वो टीशा के कई सिंथेटिक रोबोट्स को मार देता है। इससे पहले कि वो सबको मार देता, उसके सामने टीशा आ जाती है बड़े से रोबोट में बैठकर और अपने बड़े से चेन जैसे हाथ से डेक को मारने की कोशिश करती है। डेक हर तरीके से उससे लड़ने की और बचने की कोशिश कर रहा था, पर नाकाम हो रहा था। इतने में ही हमें थिया को दिखाया जाता है, जो अब अपनी बहन का लेंस लगाते हुए वो चैम्बर खोल देती है जहाँ पर कलसे को उसने बांध कर रखा हुआ था। उसने इस क्रिएचर को आजाद किया था सिर्फ डेक की जान बचाने के लिए। कलसे भी कैद में गुस्से में पागल हुआ था। आते ही वो इस रोबोट पर एक ही वार करता है और यह रोबोट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर इस रोबोट का ऊपर वाला चैम्बर तोड़ते हुए वो टीशा को भी निकाल कर बाहर फेंक देता है। फाइनली इनको लग रहा था कि इन्होंने यह लड़ाई जीत ली। यह लोग सुख का सांस लेते हैं और कलसे के बेटे को उसके पास लेकर आते हैं, जिससे मिलकर कलसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि कलसे ने अपने बेटे को इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे डेक की बॉडी से अपने बेटे की खुशबू आ रही थी और वो काफी अरसे से अपने बेटे को ढूंढ रहा था। कलसे के मुंह पर प्यार करता है और कलसे अब थिया से भी मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा प्यार से। और हमें पता चलता है कि कलसे बहुत ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ रहम दिल भी है। अब इनका मिलना मिलाना चल ही रहा था कि एकदम से कलसे फ्रीज हो गया और ये किया था टीशा ने, जो कलसे की बॉडी के अंदर अभी भी जिंदा थी और उसके पास सबको फ्रीज करने वाला डेक का वेपन भी था और उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने कलसे को फ्रीज किया था। जिसके बाद टीशा बर्फ के इस मॉन्स्टर को तोड़ते हुए इसमें से बाहर निकल आती है और आते ही डेक पर हमला करती है, पर तभी पीछे से उसी की बहन थिया उसके ऊपर हमला करते हुए उसे कमजोर कर देती है और फिर अगला हमला उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी गर्दन को ही उसके जिस्म से अलग करते हुए फाइनली उसे मार देता है। अब यहाँ पर कोई काम नहीं रहा था क्योंकि कलसे तो मर ही गया था, इसीलिए वो थिया और छोटे मॉन्स्टर को लेकर अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है और जैसे ही अपने दादा के सामने जाता है तो उसके दादा आज भी उसे देखकर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, आखिर आते ही क्यों हो तुम यहाँ पर। यह सुनकर डेक कहता है, आज तो मैं आपका सर ऊंचा करने के लिए आया हूँ, देखे तो सही मैं किसको लेकर आया हूँ। मैंने 2 एलियंस का शिकार किया है, अब तो आपको मुझे कबीले में शामिल करना ही होगा। डेक के दादा को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने 2 योद्धाओं को डेक को मारने के लिए भेज देते हैं। पर डेक जितनी मुश्किलों से आया था, जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ा था, इन 2 योद्धाओं से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी आसानी से एक ही टाइम में दोनों से लड़कर दोनों को हरा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दादा को उस पर रहम नहीं आता और खुद उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। डेक के अंदर गुस्से और नफरत की आग भर जाती है और वो अब अपने दादा से भी लड़कर उन्हें भी हराकर मार देता है। इससे पहले दादा उनके कबीले के सरदार हुआ करते थे, पर क्योंकि डेक ने उनको भी मार दिया था और डेक का भाई पहले ही मर चुका था, इसलिए सरदार अब डेक बन गया था और डेक की सारे इज्जत भी इसलिए करने लगे थे क्योंकि वो 2 एलियंस को लेकर आया था। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एलियन शिप तेजी से इनके प्लेनेट की तरफ बढ़ रही थी। सभी देखकर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन आ रहा है, तो डेक सबसे कहता है, इसमें मेरी माँ आ रही है। डेक अपनी माँ कलसे को कह रहा था या किसी और को कह रहा था। इसी मिस्ट्री के साथ ये एलियन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।